इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, और मुझे लगता है कि पूरे देश में जो अस्थायी रूप से सहायक के रूप में रखे गए टीचर्स का मामला ये बनता है। हालांकि ये मामला स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में जब हम सर्व शिक्षा अभियान लेकर आते हैं या कहीं भी सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए गए, तो उस समय जब आप वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, जब भारत सरकार राइट टू एजुकेशन लेकर आती है, सुप्रीम कोर्ट मोहिनी जैन का जजमेंट करता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक साथ मैकेनिज्म तैयार होना यह संभव नहीं होता। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत या आर्टिकल 21 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के तहत, और उसमें ये प्रावधान दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे का राइट, फंडामेंटल राइट है कि वो एजुकेशन ले। यानी कि प्राइमरी स्कूल जो हमारे देश में होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल जिनको आप कह सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूलिंग देना फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है स्टेट की, और किसी भी बच्चे का ये फंडामेंटल राइट बनता है। हमने आर्टिकल 21 कैपिटल ए वाजपेयी सरकार के समय पर लेकर आए थे, उसके साथ आर्टिकल 51 कैपिटल ए में भी संशोधन किया था, और उसमें कहा था कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी द पेरेंट्स टू गिव एन एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन के केस में डिसाइड किया था, यूनिकृष्णन के केस में डिसाइड किया था। बाद में जो बड़े बड़े जजमेंट आए, जो बड़े बड़े केसेस आए, उन सभी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको एजुकेशन दी जाए। अब चूंकि राइट टू एजुकेशन पास हो गया, और राइट टू एजुकेशन के साथ आर्टिकल 21 कैपिटल ए आ गया, जिसमें राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनली। जब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनली बना दिया तो अब बहुत सारी समस्या आएंगी। एक साथ देश में हर व्यक्ति अगले साल से, जिस समय ऑर्डर पास हुआ या जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन आया, उसके बाद पूरे देश में ये अभियान चलेगा कि भाई बच्चा अगर नहीं एजुकेशन ले पा रहा है, बच्चा एजुकेशन ले न ले, एटलीस्ट सरकार की तो जिम्मेवारी बनेगी कि वो मशीनरी प्रोवाइड करे। सरकार ने उस समय स्कूल्स तो खोले, उन स्कूल्स में हर एक छोटे कस्बे में एक स्कूल खोला गया, इवन विलेज लेवल पर एक स्कूल खोला गया, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत या दूसरे अभियान अलग अलग स्टेटों में लाए गए, जिनके तहत बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी होगी। बच्चे को आंगनवाड़ी में पढ़ाइए या इन प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाइए, बच्चे को लेकर आइए। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास नहीं था, तो उन्होंने आनंद फानंद में विपणन के वो स्कूल्स बनाए, और स्कूल्स बनाने के अलावा कहीं पंचायत घर में स्कूल शुरू हुआ, तो कहीं आंगनवाड़ी का स्कूल किसी छप्पर में शुरू हुआ, किसी बागीचे में शुरू हुआ, ग्राम पंचायत की जगहों में शुरू हुए। और कुल मिलाकर अब एक साथ जगह तो आपने प्रोवाइड कर दी, चलो छत प्रोवाइड कर दी, लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक, तो उस समय जो हमारे पास अवेलेबल शिक्षक था उनको हमने रिक्रूटमेंट कर दिया। अब लेकिन उतना अवेलेबल शिक्षक तो सफिशिएंट नहीं है। इसमें हमने क्या किया कि उस समय ये एक अभियान चलाया और कहा शिक्षा मित्रों का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। शिक्षा मित्र का अपॉइंटमेंट किया गया। शिक्षा मित्रों के अपॉइंटमेंट से मतलब है जो 12th पास, अगर पुराने जजमेंट्स को देखेंगे तो उसमें कहा गया कि 12वीं पास कोई भी व्यक्ति है उसको शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूल के लिए बनाया जा सकता है। बाद में उसका क्लैरिफिकेशन आया। क्लैरिफिकेशन में जब शिक्षा मित्रों ने, हमारे यहाँ तो समाज सेवा करने के लिए भी व्यक्ति उतरता है और बाद में क्लेम करता है कि ये समाज सेवा मैंने की है, दैट इज़ वाई मेरा फंडामेंटल राइट, और सरकार हमको रिक्रूटमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट दे। हालांकि शिक्षा मित्रों के रिक्रूटमेंट के समय पर जो नोटिफिकेशन हुए या उसके बाद में जो क्लैरिफिकेशन हुए, उन क्लैरिफिकेशंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कहा कि शिक्षा मित्र इज नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। हम ये जो सहायक रख रहे हैं ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, दे आर हियर फॉर द ऑनरेरी सर्विसेज, फॉर द सिविल सर्विसेज या फॉर द सोशल सर्विसेज। तो जो बच्चा, जो व्यक्ति भी 12th पास है और वो समय थोड़ा दे सकता है, जो हमारी गुरुकुल परंपराओं में रहा करता था, तो जो समय दे सकता है उसको उन शिक्षा मित्र के रूप में उसको कुछ समय के लिए रखना। 11 महीने से ज्यादा का उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ऐसी हमने व्यवस्था रखी।
अब इस 11 महीने के अपॉइंटमेंट के बाद अगर उसके पास समय है तो सरकार उसको कंटिन्यू रख सकती है, उसके गुण धर्मों के आधार पर उसको कंटिन्यूएशन या उसको छुट्टी कर सकती है। ये सब कुछ व्यवस्थाएं की गई। लंबे समय तक ऐसे लोगों ने जिनको समाज में कुछ कार्य करना था, कुछ कंट्रीब्यूट करना था, उनको कुछ मानदेय 1500 2000 रुपए ऐसा कुछ रखा गया कि भाई इनको कुछ सहायता भी की जाए, ये अपना समय दे रहे हैं, एटलीस्ट आने जाने की तो सहायता की जाए। हालांकि उसमें व्यवस्था ये की कि गांव का ही व्यक्ति होना चाहिए। गांव की जो एजुकेशन विलेज एजुकेशन कमेटी है वो उसको रिक्रूट करने के लिए सहायक होगी, वो रिकमेंडेशन करेगी और ऐसे व्यक्तियों को रखा जा सकता है। अगर गांव में स्कूल नहीं है तो मैक्सिमम न्याय पंचायत हम कहते हैं, 4-5 गांव मिलाकर एक न्याय पंचायत बनती है, तो एक न्याय पंचायत में उसका रिक्रूटमेंट किया जाए। और जैसे ही ये लोग अपना दूसरा उपक्रम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हों या जिस फील्ड में वो अपना प्रयास कर रहे हों वहाँ इनका रिक्रूटमेंट हो जाए तो ये यहाँ पर छोड़ दें। कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों का अपॉइंटमेंट करते समय ये कहा गया था कि शिक्षा मित्रों का अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के लिए नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों का अपॉइंटमेंट सिर्फ उन लोगों का जो अपना समय देना चाहते हैं, समय देकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जब तक हम परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं करते तब तक इनका रिक्रूटमेंट किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने वैकेंसियां निकाली। उन वैकेंसियां निकालने के आधार पर शिक्षा मित्र उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे और आनंद कुमार यादव केस डिसाइड हो चुका था जिसमें शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ रूलिंग्स की थी। अब हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे किया जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जो लोग बीएड हैं, जो बीटीसी हैं यानी कि बेसिक ट्रेनिंग किए हुए हैं, या जो विशिष्ट बीटीसी किए हुए हैं, या जो शिक्षा मित्र हैं, मैं कह रहा हूं शिक्षा मित्र एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कि जो लंबे समय से शिक्षा मित्र का काम कर रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, ऐसे लोगों को इसमें समायोजित किया जाए। लेकिन समायोजन कैसे? इस आधार पर नहीं कि वो शिक्षा मित्र हैं, इस आधार पर नहीं कि वो बीएड है, इस आधार पर नहीं कि वो बीटीसी है, इस आधार पर नहीं कि वो यही है, क्योंकि समय समय पर वैकेंसियां इनके लिए निकाली गई। ये अवेलेबल क्वालिफिकेशन रखी गई कि भाई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या मिल सकता है, बीएड मिल सकता है, बीटीसी मिल सकता है, विशिष्ट बीटीसी मिल सकता है, डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन मिल सकता है, या और उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रखी गई कि जिसके पास ये डिग्री हो, ये इनके इक्विवेलेंट बना देंगे। ऐसे 7-8 डिग्रियां इक्विवेलेंट बना दी गई और एक एग्जाम तय किया गया, असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, ATRE। और ये कहा गया कि भाई ये लोग, सभी लोग ATRE में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी है कि आप शिक्षा मित्र थे तो भी आपकी एलिजिबिलिटी है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड नहीं किया है लेकिन आप शिक्षा मित्र हैं तो भी आपका मान लिया जाएगा कि आप एक ट्रेनिंग लिए हुए हैं, आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं और आप पढ़ा रहे हैं लंबे समय से, इसलिए आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब शिक्षा मित्रों की एक काउंसिल बन गई, एसोसिएशंस बन गई और ये ब्ला ब्ला ब्ला, हम तो सीधे डायरेक्ट होंगे क्योंकि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, ये सब चलता रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करवाया। 69,000 अप्रॉक्स 68,500 और मोर वैकेंसीज थी। 69,000 अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 69,000 वैकेंसीज थी, इसमें पार्टिसिपेशन हुआ। शिक्षा मित्रों के कोटे से जो शिक्षा मित्रों को कहा गया उनमें से लोग कुछ 8,800 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब कुछ बीएड वाले, बीटीसी वाले, शिक्षा मित्र और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ फैसिलिटी थी। ऐसे 3 प्रकार की रिट पिटीशनें कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी 29 या 30 पिटीशनें फाइल हुए, 29 या 30 पिटीशंस फाइल हुए। उसमें बड़ा नंबर 19 शिक्षा मित्रों का था, फिर बीएड बीटीसी वालों का था और फिर एक्स सर्विसमैन का था, जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनका। और सवाल क्या था, जिस समय ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया, असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ATRE, तो उसमें लिखा था कि दिस एग्जाम आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% या 45% रखी गई कि आपको ये 40% OBC वो SC/ST के लिए और 45% OBC और जनरल के लिए रखी गई। और ये कहा गया कि भाई आप लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, नाउ दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी और ये वो, और रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था। अब इसमें मेरिट में जो ऊपर होगा उनको उठा लेंगे। उस नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ए गारंटी फॉर द अपॉइंटमेंट, दिस इज ओनली फॉर द एलिजिबिलिटी। अब चूंकि 40% 45% लिखा था, एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में उसने कहा कि जिनके 60 और 65%, यानी कि SC ST के लिए 60% और बाकी के लिए 65%, इस एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई हुए होंगे, इतने मार्क्स हुए होंगे, उनका रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये जो ख्वाब सजाए बैठे थे कि रिक्रूट जो नोटिफिकेशन था उसमें 40 और 45% लिखा था और अब आप 60 और 65% पर आ गए, ये लोग रिट पिटीशन लेकर चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। हालांकि डबल बेंच हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सुंदर जजमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल A of the Constitution of India, if the children having the basic fundamental right, then they having the fundamental right to get the education from the best available teachers. अगर बच्चों को ये फंडामेंटल राइट है तो उनका ये भी अधिकार आर्टिकल 21 कैपिटल A में बनता है कि वो बेस्ट अवेलेबल टीचर से पढ़े। और साथ में ये लोग कह रहे थे कि 40 और 45% में जब आपने नोटिफिकेशन में लिखा था तो हमारा रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होगा, हमारा रिक्रूटमेंट करिए। खासतौर से शिक्षा मित्र जो जिनकी एलिजिबिलिटी पहले नहीं थी, पहले नहीं, मतलब कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, ये 12th पास थे, अब ग्रेजुएशन हो गए, अब इनकी एलिजिबिलिटी यही है कि ये पिछले 2 4 5 साल से पढ़ा रहे वहां। तो इनका कहना है कि हमारे पास भले ही एजुकेशन की डिग्री ना हो लेकिन हम एलिजिबल हैं। चलिए भाई, एलिजिबिलिटी तो कोर्ट ने बना दी थी, सरकार ने बना दी थी, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना और एग्जाम क्वालिफाई न कर पाना और एग्जाम में पार्टिसिपेट न करना और उसके बाद यह क्लेम करना कि मेरा रिक्रूटमेंट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई राइट आपके पास नहीं है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यह आर्टिकल 21 कैपिटल A के अनुसार हमें बेस्ट अवेलेबल टीचर्स चाहिए। इसलिए आपकी ये जो शंकाएं हैं निराधार हैं, इसलिए सारी की सारी रिट पिटीशन उन्होंने डिसमिस कर दी हैं। 29 की 29 रिट पिटीशन डिसमिस की और डिसमिसल के साथ कहा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आप जो बेस्ट अवेलेबल है, अगर ऊपर के लोग अवेलेबल हैं, 69,000 वैकेंसी हैं, 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो ऊपर क्राइटेरिया तो बनेगा ना, कट ऑफ तो बनेगा। तो आप कहें कि कट ऑफ अगर 40-45 पर जैसा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई तो वो अगर रखा जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 2.5 लाख के 2.5 लाख सेलेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2.5 लाख या 3 लाख 3.5 लाख जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, अब सरकार कहां खपाएगी उनको? इसलिए इसमें से ऊपर टॉप लेवल पर जिनकी मार्किंग हुई उनको सरकार ने खपा दिया, ले लिया। इस बात का बवाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में अभी ये जो बेसिक ये एजुकेशन के बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने बहुत पहले भी झंडे बैनर लेकर ये आंदोलन किए थे और पता नहीं क्या क्या। ये एक अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है यहां से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक के रिक्रूटमेंट में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बाय द एग्जामिनेशन तो होना ही चाहिए। अगर हाईकोर्ट के जज का रिक्रूटमेंट होना है तो उसका भी एक बेसिक एलिमेंट्री एग्जाम होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है तो उसका एक बेसिक एलिमेंट्री एग्जाम होना चाहिए। कोई भी रिक्रूटमेंट देश में हो जो ऑनरेरी होते हैं या जो सरकार के डिस्क्रिप्शन पर होते हैं, सरकार उनमें बेसिक एक बेसिक क्राइटेरिया के आधार पर एग्जामिनेशन जरूर करवाए और वो सर्टिफिकेट उसके हाथ में हो, उसके बाद उसको अप्लाई करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के जजेस के रिक्रूटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिक्रूटमेंट या जो सरकारी पद हैं उनके रिक्रूटमेंट या मिनिस्टर्स के रिक्रूटमेंट पर भी लागू होने चाहिए। जैसे मिनिस्टर्स या MLA बैठेगा कहां? वो बैठेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा में या राज्यसभा में, और वहां जो उसका मेन काम है वो है कानून बनाना। तो क्या उसको कानून की डिग्री होनी चाहिए? क्या उसको लॉ की डिग्री होनी चाहिए? क्या उसको पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए या उसका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए? और इतने परसेंट या 60%, 40%, 90% लोग इतने होने चाहिए। उसके अलावा अब जो है वो हम क्राइटेरिया में
वो ढूंढ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई जो ये क्वालिफिकेशन नहीं रखते, ऐसी ऐसी 20% सीटें हैं और इनको हम रूटीन में भरेंगे। इससे हमारे देश में जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं उनको एक तो अवसर मिलेगा कि वो लोकसभा राज्यसभा में जाएं, और दूसरा वहां जाकर क्वालिटी डिस्कशन करेंगे। ये धरने प्रदर्शन के अलावा क्वालिटी डिस्कशन करेंगे जो देश के लिए अच्छा हो, जो देश को आगे बढ़ाए। मैं समझता हूं कि आज का ये जजमेंट आगे हमारी सरकारें, देश के नौजवान, देश के और जो फैक्टर्स हैं वो सब इस पर चिंता करेंगे और ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा कि बिना एलिजिबिलिटी के और बेस्ट अवेलेबल लोग हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।